हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको साइंस के बारे में बताएंगे और साइंस का 7 चैप्टर होगा। बच्चों, 7 चैप्टर में आपका क्या लिखा हुआ है? सजीवों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम इस सजीवों के बारे में विशेषता क्या होती है बच्चों, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपसे एक क्वेश्चन है बच्चों कि आप क्या करें, आपको जो होमवर्क दिया हुआ है उस होमवर्क को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो कॉपी आपको दिखाई जा रही है वही से आपको पेपर में आना है। उसी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, तो निश्चित रूप से आप उसको याद कर लेंगे और अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो काफी प्रतिदिन आप लिखते जाइएगा जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यानी आपका 6 चैप्टर तक पूरा प्रश्न उत्तर करवा दिया गया है, कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर दिए होंगे और याद करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अब टेस्ट होने वाला है बच्चों। तो आप टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए और चलते हैं अपने सिलेबस। ओके, सजीवों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम इसके कैरेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके कैरेक्टर? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीवों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी सभी प्रकार के जीवों के लिए घर है। पृथ्वी क्या है बच्चों? हमारा जो जहाँ पे स्थल हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, सभी प्रकार के जीवों के लिए एक प्रकार का घर है। अब उसमें कौन कौन से जीव रहते हैं, उप जीवों के गुणों के आधार पर उन्हें वर्गीकरण कर दिया गया है। जीवों के गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया है। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं क्या है। इसी कारण से पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। अद्वितीय मतलब कहा जाए कि एक प्रकार का पृथ्वी एक सभी के लिए जीवन है। हम जीवन या जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों के विषय में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों के विषय में अध्ययन करेंगे। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति या पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो अंग्रेजी शब्द बायोलॉजी, ग्रीक भाषा के शब्द बायो अर्थात जिसका आशय होता है जीवन, तथा लोगस यानी बच्चों जिसका आशय होता है अध्ययन। ये देखिए बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? बायोलॉजी। 2 पॉइंट यहां लिखे हो बच्चों, याद रखिएगा। बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है जिसका अध्ययन है, जीवन। बायो का आशय क्या है? बायो का आशय क्या है बच्चों? जीवन। और लॉजी लिखा हुआ है, लॉजी का मतलब क्या हुआ? अध्ययन। ठीक है, बायो का मतलब हो गया जीवन और लोकस का मतलब होता है आशय, अध्ययन। अध्ययन से क्या होता है बच्चों? अध्ययन से क्या होता है? जिसका हम अध्ययन करें। किसका अध्ययन करेंगे? जीवन का अध्ययन करेंगे। बायो का आशय है जीवन और लॉजी का मतलब होगा अध्ययन, यानी स्टडी हो जाएगा। लाइफ और स्टडी की बात करूंगा, अध्ययन मैं कर रहा हूँ। किसका अध्ययन कर रहा हूँ? जीवन का अध्ययन कर रहा हूँ, यानी जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन से संबंधित सभी प्रकार की घटना का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी अथवा जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब क्या होगा बच्चों? जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। जीव का मतलब क्या बच्चों बताया इन्होंने? जीवन के बारे में बताया। किसके बारे में? जीव का मतलब क्या हुआ? जीवन। और विज्ञान के बारे में क्या बताया उन्होंने? अध्ययन। क्या करेंगे? जीवन का अध्ययन करेंगे और जीवन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, यानी बायोलॉजी। चलिए अंग्रेजी शब्द बायोलॉजी, ग्रीक भाषा के शब्द बायो का मतलब हो गया जिसका आशय जीवन, तथा लोगस, लॉजी यानी लोगस
लॉजिक का मतलब क्या होता है उन्होंने? लोगस। लॉजिक को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? लोगस। यानी लोगस या लॉजिक का मतलब क्या होता है उन्होंने? आशय, अध्ययन, और अध्ययन से लिया जाता है अर्थात जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। बच्चों याद रखिएगा, बन जाएगी परिभाषा। तो आप लिख दीजिए जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान विज्ञान की जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी क्या है ये? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ठीक बच्चों, बन जाएगा। अब चलते हैं वनस्पत। वनस्पत विज्ञान का मतलब क्या होगा बच्चों? बॉटनी। बॉटनी मतलब क्या होगा? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या होगा? बॉटनी। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, चलिए इसकी ब्रीफ लिख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान विज्ञान का शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन। तो सजीवों के अध्ययन के स्थान पर क्या करेंगे बच्चों? जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में क्या बात करेंगे? जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में वनस्पति विज्ञान विज्ञान का शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान विज्ञान का शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान विज्ञान का शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। बॉटनी शब्द का हिंदी रूपांतरण जिसका आशय होता है पौधा। ठीक बच्चों, याद रखिएगा जीव विज्ञान जो होता है दो श्रेणियों का विभाजन है।
जीव विज्ञान जो होता है बच्चों क्या होता है, दो श्रेणियों का विभाजन है। जैसे हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जो होता है बच्चों बायोलॉजी, इसके अंतर्गत दो श्रेणी पाई जाती है। दो दो श्रेणी कौन कौन सी है? एक का नाम है बॉटनी, क्या नाम है इसका? बॉटनी। और दूसरे का नाम बच्चों जूलॉजी। जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब क्या होगा? जल विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम जूलॉजी बोलते हैं, जियोलॉजी नहीं बोलते, जूलॉजी आता है। जूलॉजी का मतलब क्या हुआ? हिंदी में लिख लीजिए वनस्पति विज्ञान इसको बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। इसको तो आप जानते हैं, जीव विज्ञान, इसको जान जाइए। क्या होगा? प्राणी विज्ञान। ठीक, बॉटनी का मतलब क्या होगा? वनस्पति विज्ञान। जियोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब होगा जीव विज्ञान, और जूलॉजी का मतलब होगा बच्चों प्राणी विज्ञान। तो अब चलते हैं, बात करते हैं जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान का मतलब क्या होगा बच्चों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी हम उसके सजीव के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान कहलाता है। अब उसके अंतर्गत जो हमारा वनस्पति विज्ञान होगा, वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में, यदि हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, बच जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम डिटेल बात करते हैं प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी। क्या होता है प्राणी विज्ञान? प्राणी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में क्या मैं पढ़ इसका और बता दूंगा कि प्राणी विज्ञान का मतलब क्या होगा। प्राणी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का यानी जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, प्राणी विज्ञान कहलाते हैं। प्राणी विज्ञान का मतलब क्या हुआ? प्राणी प्लस अध्ययन, यानी प्राणी का अध्ययन अगर किया जाता है तो प्राणी विज्ञान कहलाते हैं। सजीवों की मुख्य विशेषताएं। ठीक बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम जंतु विज्ञान के बारे में आपको जानकारी ले सीखे ना। जंतु विज्ञान का मतलब है, जंतु विज्ञान को ही बोलते हैं प्राणी विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं पेड़ पौधों से अध्ययन जो किया जाता है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों के बारे में आपको बता दिया, वनस्पति विज्ञान के बारे में बता दिया, प्राणी विज्ञान के बारे में जानकारी दिया। अब हम इसके बाद डिटेल बात करते हैं सजीवों की मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीवों की मुख्य विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी सजीवों तथा
निर्जीवों में कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। सभी सजीवों तथा निर्जीवों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में द्रव्यमान होता है। याद रखिएगा बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में क्या होता है? द्रव्यमान होता है और वे क्या करते हैं? स्थान कहते हैं। चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, सभी में एक निश्चित द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान होते होते उसमें यह एक निश्चित द्रव्यमान के साथ साथ स्थान भी घेरते हैं। उनकी एक आकृति होती है। सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं संरचनात्मक इकाई की बनी होती हैं। क्या क्या होता है उसमें? द्रव्यमान होता है बच्चों, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, उन सभी में क्या होता है? एक निश्चित द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान के साथ साथ वह एक स्थान भी घेरते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो, दोनों में द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान अगर है तो वह एक निश्चित स्थान भी घेरते हैं। अगर वह एक निश्चित स्थान घेरते हैं तो उनकी आकृति भी होती होगी। क्या होती है बच्चों? आकृति। अब समझ में आ रहा है ना? क्या है? चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, इन दोनों का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। यदि यह द्रव्यमान होता है तो निश्चित रूप से वह स्थान घेरते हैं और यदि वह स्थान घेरते हैं तो उनका एक निश्चित आकृति भी होती है। बच्चों याद रखिएगा, चाहे उनकी आकृति कैसी भी हो, है ना, समतली हो चाहे गोली हो, यानी एक आकृति होती है। और यदि आकृति होती है तो सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं संरचनात्मक इकाई की बनी होती है। सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तु क्या होती है बच्चों? संरचनात्मक इकाई की बनी होती है। ठीक है, सभी सजीव तथा निर्जीव संरचनात्मक इकाई की सजीवों की विशेषताएं सजीवों की। ठीक है, बन जाएगा। सभी सजीवों की अथवा निर्जीवों की वस्तुएं जो होती है संरचनात्मक इकाई की बनी होती हैं। संरचनात्मक इकाई बहुत छोटी तथा उच्च आवर्धन क्षमता वाले लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जा सकती है। सजीव वस्तुओं की संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। सजीव वस्तुओं की संरचनात्मक इकाई लिख लीजिएगा, सजीव वस्तुओं की संरचनात्मक इकाई कोशिका। यानी कोशिका जीवन की एक संरचनात्मक इकाई होती है। बच्चों याद रखिएगा, हम यहाँ डिफिनेशन दूसरे टाइप का लिखा हुआ है। कोशिका जीवन की क्या होती है? संरचनात्मक इकाई। या हम कह सकते हैं सजीव वस्तुओं की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। यानी कोशिका जीवन की क्या होती है? एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका आकार का रूप भिन्न भिन्न होते हैं। कोशिका का आकार क्या होता है बच्चों? भिन्न भिन्न होते हैं। आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्याज के छिलके अथवा पत्ती के निचले सतह पर कोशिका को देख सकते हैं। सभी सजीव गत करते हैं, वृद्धि करते हैं, पोषण, श्वसन, उद्दीपन, प्रति अनुक्रिया, उत्सर्जन, कोशिकीय संरचना, प्रजनन का अनुकूलन दर्शाते हैं। बहुत सारे पॉइंट बताया गया है। सभी सजीव प्राणी क्या क्या करते हैं बच्चों? गति, वृद्धि, पोषण, गति करते हैं, वृद्धि, पोषण, ये सभी सजीवों की प्रॉपर्टी है, यानी गुण बताए जा रहे हैं। श्वसन, उद्दीपन, उद्दीपन के साथ साथ उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उद्दीपन के
प्रति अनुक्रिया, उसकी क्रिया भी होती है। और उत्सर्जन भी होता है बच्चों, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन हो गया। कोशिका संरचना, प्रजनन, अनुकूलन। कोशिका संरचना, प्रजनन भी होता है, याद रखिएगा। प्रजनन के साथ साथ क्या होता है, इन्होंने प्रजनन भी होता है, प्रजनन के साथ साथ अनुकूलन भी दर्शाते हैं। आज किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं बच्चों, याद रखिएगा। गति होती है, वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं, शोषण करते हैं, पोषण, श्वसन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उत्सर्जन, कोशिका संरचना, प्रजनन, अनुकूलन, यह सभी प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, कोशिका में जीवों में होती है। ठीक है, इसके बाद ये सभी विशेषताएं सजीवों द्वारा दर्शाए जाते हैं। इसमें यह कहा जाता है, परंतु कुछ पौधे जैसे छुई मुई, कलम के फूल, जलीय, लिली, कचनार आदि में आप कुछ विशेषताएं देखते हैं। आप पौधों की गति को सरलता से देख सकते हैं। आप गोंद, लेटेक्स के रूप में कुछ पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को देखते हैं। ओक तथा सजीवों, रबड़ आदि इस प्रकार के पौधों के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें आप पॉइंट्स सजीवों के बारे में अध्ययन किया। अब आगे बात करते हैं वृद्धि के बारे में। तो वृद्धि क्या होती है, एक एक पॉइंट के बारे में अध्ययन करते हैं। वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ। जी ठीक, सभी सजीव वृद्धि करते हैं। वृद्धि सजीवों के वयस्क होने पर आकार में होने वाली वृद्धि होती है। जैसे जैसे सजीव वृद्धि करता है, बढ़ता जाता है, वृद्धि करता जाता है, उसमें क्या होता है बच्चों, वयस्क होने पर आकार में वृद्धि होने लगती है। वृद्धि एक स्थायी तथा अंतःक्रमणीय क्रिया होती है। वृद्धि एक स्थायी होती है और अंतःक्रमणीय होती है। अगर मान चलिए एक बार बच्चा छोटा से बड़ा हो गया, अब आप चाहें कि बड़े से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यानी वह एक बार परिवर्तित हो गया है। अगर आप चाहेंगे कि छोटा से बड़ा हो जाए या बड़ा से छोटा हो जाए, तो बड़ा छोटा से तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन बड़ा से आप छोटा उसे नहीं करवा पाएंगे। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्क्रमणीय बोलते हैं। और यह एक प्रकार का स्थायी हो गया, स्टेबल हो चुका है, ऐसा नहीं हो सकता कि छोटा हो जाएगा। यह वृद्धि सजीव में उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होती है। जब एक पौधा अथवा जंतु विकसित होता है तब इस प्रकार का भार और आकार दोनों बढ़ते हैं। फेल के अंडे को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, जबकि एक विकसित फेल 30 मीटर लंबी था। इसका भार लगभग 75,000 किलोग्राम का होता है। जंतुओं में वृद्धि, ग्रोथ इन एनिमल, जंतुओं में वृद्धि, ग्रोथ इन एनिमल। ठीक है, जंतुओं में वृद्धि कैसे होती है बच्चों, यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है। जंतुओं में एक निश्चित आयु के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। एक निश्चित
आयु के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। जंतुओं में एक निश्चित आयु के पश्चात वृद्धि क्या होती है बच्चों? जंतुओं में एक निश्चित आयु के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। उदाहरण के लिए मनुष्य में 18 वर्ष की आयु के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। याद रखना बच्चों, मनुष्य में 18 वर्ष की आयु के पश्चात, मनुष्य में 18 वर्ष आयु के पश्चात रुक जाती है। क्या कहा इन्होंने कि मनुष्यों में 18 वर्ष की आयु के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि के रुकने के पश्चात शरीर में टूटे फूटे ऊतक टिश्यू कोशिकाओं की मरम्मत होती है। यानी उसको हम क्या कह सकते हैं, रिपेयरिंग एक दूसरे की हो जाती है। जीवन काल भी सजीव वस्तुओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। सभी सजीवों का जीवन काल नहीं होता है। पौधों में जंगलियों में वृद्धि के साथ साथ क्या हुआ बच्चों? तीसरा पॉइंट होता है हमारा पौधों में वृद्धि, ग्रोथ इन प्लांट्स। यानी पौधों में वृद्धि कैसे होती है? एक पौधा वृक्ष के रूप में पूरे जीवन काल में वृद्धि कर सकता है। एक पौधा पूरे वृक्ष काल में यानी जीवन काल में क्या करता है? एक पौधा वृक्ष के रूप में पूरे जीवन काल क्या करता है? वृद्धि करता है। इसके जीवन काल में भिन्न होते हैं, यानी इनके जीवन काल भी भिन्न होते हैं। गेहूं, मक्का आदि के पौधे केवल एक मौसम के लिए जीवन यापन करते हैं, चाहे गेहूं हो चाहे मक्का हो, आदि के पौधे केवल एक मौसम के लिए जीवन यापन करते हैं। जबकि गुलाब, चमेली आदि बहुवर्षीय पौधे होते हैं। सुंदरवन में बरगद का एक वृक्ष 2500 वर्ष पुराना है। सुंदरवन में बरगद का एक वृक्ष है, वह 2500 ईयर का पुराना आपका वृक्ष वहां पे लगा हुआ है। बच्चों, आप अपने चारों ओर दिखाई देने वाले वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें केवल जीवन काल, आकार, गति, रूप के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। निर्जीव वस्तुओं जैसे चीनी के संतृप्त विलयन में एक चीनी का कण भी आकार वृद्धि कर सकता है, परंतु एक वृद्धि शरीर में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नहीं होती है। इसके बाद वृद्धि के कारण होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आप इसमें क्या क्या देखें? वृद्धि के बारे में देखा, वृद्धि कैसे हो रही है। फिर जंतुओं में आप वृद्धि देखे बच्चों, जंतुओं में वृद्धि के साथ साथ आप मनुष्य, जंतुओं में वृद्धि के साथ साथ पौधों में वृद्धि आपने देखा कैसे ग्रोथ हो रही है बच्चों। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे और इसके पश्चात हम आपको विभिन्न प्रकार के जो हमारे जीव जंतु हैं उनका जीवन काल कितने वर्ष का होगा। भिन्न प्रकार के हमारे जो जीवन है, जीव जंतु हैं, उनका जीवन काल कितने वर्ष तक होगा, कितने आयु तक वो जीते हैं, कितने आयु तक उनका जीवन काल होता है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बनाएंगे और बताएंगे। आप इतना विशेष ध्यान रखिए, जो हमारा मनुष्य होता है, मनुष्य का जो जीवन काल है वह एक निश्चित नहीं रहता, पता नहीं चलता। लेकिन आज का जो अनुमान लगाया जा रहा है तो 45 से 50 के ऊपर ज्यादा नहीं जा पाते। ठीक है, आज की जो जनरेशन है, पुराने पूर्वज की बात करता हूँ, अगर वो 85 एवं 86 के आसपास आते हैं। लेकिन आज का जो परिवेश है, कंडीशन जो बताई जा रही है, सिर्फ 45 से 50-55 तक पहुंच जाते हैं बच्चों। इसके बाद मृत्यु हो जाती है।
तो और इसके बाद आपने ये भी देखा है कि जो वृद्धि होती है मनुष्यों में, तो मनुष्यों में वृद्धि 18 वर्ष आयु के पश्चात रुक जाती है। मनुष्य का जो वृद्ध होता है 18 वर्ष के पश्चात रुक जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, समझना, उसके अंदर ग्रोथिंग आ जाती है, किस प्रकार से उसको समझता है और किस प्रकार से उसको हैंडल कर पाता है, वो उसके विकास होता है 25 साल तक। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा देखिएगा, आप समझिए और पढ़िए। कोशिका के बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका, देखिए कोशिका का मतलब क्या होता है, उन्होंने छोटे छोटे ईंट, कंकड़, पत्थर, बालू मिल करके हम एक मकान बनाया। मकान बनाने के बाद चारों तरफ से जोड़ दिया तो वह एक घर बन गया, यानी क्या हो गई बच्चों, कोशिका। तो कोशिका जीवन की एक मूल संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका विभिन्न प्रकार की होती हैं, एक कोशिकी वाले कुछ होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। जो मनुष्य होता है बच्चों वह बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन आप अगर बात करेंगे एक कोशिकी वाले, तो जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको जो समझ में नहीं आया है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा, 7 चैप्टर के सजीव की विशेषता के बारे में तो अध्ययन किया ही है, और इसके बाद आपने पढ़ा जंतु विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपको जीवन काल के बारे में अध्ययन कराएंगे, किसका जीवन काल कितने समय तक। ठीक है, गुड डे।